नमस्कार। रस मंजरी साहित्य नमस्कार। सृजन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज व्यक्तित्व के साथ कृतित्व शख्सियत विशेष में आज जिस व्यक्तित्व को हम लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिनसे लोग सीखते हैं, जो आज सबके गुरु भी हैं और साथ ही साथ सिखाने का काम भी कर रहे हैं। आदरणीय विजय तिवारी किसलय जी एक जाना पहचाना साहित्य का नाम है और आज रस मंजरी साहित्य सृजन में वो उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और जब आपके बारे में मैं कहना चाहूंगी तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि दोहों के आप सम्राट हैं और बहुत से लोगों को सिखा रहे हैं। तो उसके बाद मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर वित्त विभाग से सेवानिवृत्त हैं और उस बहुत पहले से आप साहित्य और साहित्यकारों के साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबी पृष्ठभूमि है, आज हम सब समझ पाएंगे कि विजय तिवारी जी क्या हैं और उन्हीं की ये किताब है किसलय मन अनुराग। तो मैं चाहूंगी कि कुछ दोहे, शानदार दोहे हैं, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो कहती हूँ कि गिरजा सुत को नमन कर कर जो अर्पित भक्त गणपति के आशीष से सजे सुनहरा भक्त लंबोदर गजमुख सुमुख धूम्रकेतु विघ्नेश विकट विनायक गज करण दंती कपिल गणेश बुद्धि विनायक गुण सदन मंगलदायी रूप मेरे अंतस में बसो छबिले परम अनूप। और गणपति के दोहे के बाद शुरुआत करती हूँ माँ की महिमा से और कहती हूँ कि माँ की महिमा का सदा जो भी करे बखान जीवन में उनको मिले खुशियों का वरदान, खुशियों का वरदान। और बहुत ही सुंदर दोहों से शुरुआत करती हूँ। जो अम्बे की अर्चना करे जोड़ दे हस्त त्रिविधता पे है लोक में कर पाए न त्रस्त माँ तेरा सुमिरन करूं नतमस्तक कर जोड़ भववारिध के बीच में मुझे न देना छोड़ माँ मुझे न देना छोड़। और माँ की भक्ति जब करते हैं तो कहती हूँ कि माँ की पूजा भक्ति से फलते सुफल अनेक बिन मांगे मिलती सदा सन्मति बुद्धि विवेक करती पूरी कामना हरती दुख संताप माँ के पूजन भजन का जग में यही प्रताप जिसके पावन नाम को रखता नित दिन याद ऐसी माँ जगदम्बिका पूरी करे मुराद माँ पूरी करे मुराद। इसी दोहों से और सबसे मेरे लिए सुख है कि आदरणीय जी के दोहे को पढ़ के मैंने शुरुआत की है। और कई बार मुझे लगता है कि कुछ बोलना है तो कई बार मैं इस किताब को ढूंढती हूँ कि इसमें कुछ अच्छा लिखा होगा तो शायद एंकरिंग के समय या कहीं काम आए तो पढ़ती भी रहती हूँ। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाओं के साथ यहाँ जो लोग यहाँ जुड़ रहे हैं मैं चाहूंगी कि
आप सभी की उपस्थिति अपने कमेंट के द्वारा करें यहाँ पर। और आदरणीय विजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए माँ जगदम्बे की प्रार्थना के बाद हम उनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं उनके बारे में, और ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे उनका व्यक्तित्व कृतित्व के रूप में परिभाषित हुआ है। तो इस सब को जानने के लिए चलते हैं हम आदरणीय विजय तिवारी जी की ओर। सादर प्रणाम सर। सबसे पहले तो डॉक्टर अरुणा पाठक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ये बात उल्लेखनीय है कि रसमंजरी साहित्य सृजन जो रीवा से आपका एक पटल है, उसकी एडमिन हैं आप, और बड़े बड़े लोगों से, देश के दुनिया के लोगों से मुखातिब होती हैं और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में हम लोगों के सामने जो एक परिचर्चा आयोजित करती हैं, ये बहुत ही हम लोगों के सौभाग्य की बात है। आपके बारे में भी वो तो अपने मन से नहीं बताएंगी कि मैं क्या हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे देश में एंकरिंग के मामले में जगह जगह, चाहे दिल्ली हो, मुरैना हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आप जाती हैं और अपनी साहित्य साधना के फलस्वरूप जो उन्होंने सृजन किया है उसका वो तो प्रस्तुतिकरण करती ही हैं, साथ में एंकरिंग से भी सभी लोगों का मन मोहती हैं। तो ऐसी हमारी, मैं अपनी छोटी बहन मानूंगा, मानता ही हूं, मैं बहन ही बोलता हूं, मैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक अवसर प्राप्त हुआ है अपने बारे में, साहित्य के बारे में, जबलपुर के बारे में जानने का। तो मैं चालू करती हूँ कि नर्मदा की धरती से, आज नर्मदा की पुण्य तिथि है, आज नर्मदा जी का उद्भव है, तो बहुत अच्छा दिन है आज संस्कारधानी से आदरणीय विजय तिवारी जी को बुलाने का, कि नर्मदा की धरती से वो नर्मदा का महत्व और जबलपुर का महत्व वो बहुत अच्छे से आज बता पाएंगे। तो मैं चलती हूँ उस और कि वो क्या कहना चाहेंगे नर्मदा जी के लिए। सबसे पहले तो सभी लोगों को, चूंकि मध्य प्रदेश की प्राणधारा है नर्मदा माँ, तो माँ नर्मदा जयंती के शुभ अवसर में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि माँ नर्मदा सभी को ऐसा आशीषित करें कि वो अपने पूरे जीवन सुखमय रहें, कीर्ति यश उनके दामन में हो, उनके आंगन में हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ बोलना चाह रही हैं आदरणीय? नहीं, बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं उस जबलपुर मध्य प्रदेश का मैं एक छोटा सा शख्स हूँ और इस मातृभूमि का बेटा हूँ, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोगों का जन्म हुआ है। और ये सब कुछ मैं ये कहूंगा कि पुण्य सलीला माँ नर्मदा की ही कृपा है, उनकी अपार कृपा से जबलपुर संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। और ये संस्कारधानी का नाम हमारे देश के सर्वोदयी नेता विनोबा भावे जी ने दिया है, संस्कारधानी। तो विनोबा भावे जैसे व्यक्तित्व यदि जबलपुर को संस्कारधानी बोलते हैं तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। यहाँ उन्होंने संस्कार देखे और उन्होंने जबलपुर की पृष्ठभूमि देखी कि जबलपुर क्या है, इसीलिए उन्होंने संस्कारधानी दी। तो सबसे पहले मैं नाम उल्लेख करना चाहूंगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। जबलपुर उनकी कर्म भूमि थी। व्यंग के प्रोधा, व्यंग के जनक हरिशंकर परसाई जी की पूरी कर्म भूमि जबलपुर रही है और उन्हें जो कुछ भी किया अंतिम क्षणों तक वो जबलपुर में ही रहे हैं। ज्ञान रंजन जी को सभी जानते हैं कि पहल के संपादक और विख्यात कहानीकार हैं। वो भी हमारे जबलपुर से हैं। हम थोड़ा सा यदि पीछे चलें तो भवानी प्रसाद तिवारी की बात करें, हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विख्यात चिंतक, चाणक्य और विख्यात साहित्यकार कृष्णायन के रचयिता द्वारका प्रसाद मिश्र जी की बात करें, उन्होंने भी यही संस्कारधानी में बैठकर ही कृष्णायन जैसा महाकाव्य लिखा। उसकी तुलना रामचरितमानस से कमतर नहीं है। मैंने कृष्णायन पढ़ी हुई है और उनके दोहे और चौपाइयां पढ़ी हुई हैं, उसकी कोई शानी नहीं है।
आपके दोहे लगातार अखबारों में पब्लिश होते रहे हैं। तो ऐसे हमारे द्वारका प्रसाद मिश्र जी हमारे जबलपुर से ही हैं। हम बात करें तो वर्तमान में आचार्य भगवत दुबे करीब 53-54 किताबें लिख चुके हैं। ये भगवत दुबे हमारे यहाँ के, थोड़ा-सा हम आगे-पीछे और होते हैं। यहाँ रजनीश, भगवान रजनीश या ओशो, ओशो की कर्म भूमि रही है और यहाँ सबसे अधिक समय तक वो रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं जबलपुर को कभी भुला नहीं सकता मैं। महर्षि महेश योगी, इन्होंने वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं महर्षि महेश योगी और इनके कई यूनिवर्सिटीज हैं। वो भी हमारे जबलपुर से ही उनको प्रज्ञा प्राप्त हुई, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। रजनीश जी को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी यहीं से हैं। और कुछ और नाम, मैं जादूगर आनंद की बात करूं, कौन नहीं जानता उनको, वो भी हमारे जबलपुर से ही हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर एक साहित्यिक उर्वरा भूमि रही है। तो ये हमारी जबलपुर की विरासत है और मैं उसी जबलपुर में इन्हीं लोगों को देखकर, सुनकर इनके बारे में पला बढ़ा हूँ और साहित्य बचपन से ही साहित्यिक अभिरुचि होने के कारण आज मैं साहित्यकार हूँ और साहित्यकार और कवि हूँ तो मैं अपने परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी श्री सूरज प्रसाद तिवारी की बदौलत बचपन से ही उन्होंने मुझे जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में जो उनके, वो खुद ही अपने आप में एक बहुत अच्छे प्रवचन करता थे, व्याख्यानदाता थे और एक प्रशासनिक अधिकारी थे। आयुध निर्माणी फैक्ट्री खमरिया में थे। वो एक बहुत बड़े नेता भी थे जी। तो मैं, उन्होंने मैं बचपन से ही मुझे वो शालेय जीवन में कुछ आर्टिकल्स या भाषण वगैरह मेरे को लिख के दिया करते थे और मुझे ये कहने में गर्व होता है कि मैं मुझे लग रहा है 10-12 साल की उम्र में कुछ तुकबंदियाँ करना सीख गया था और कक्षा 8वीं में मैंने 13-14 साल की उम्र की मेरी पहली कविता है जो मेरे पहले काव्य संकलन किसलय के काव्य सुमन में प्रकाशित भी हुई है ये। तो ये मैं उसके बाद में जो मेरा लेखन शुरू हुआ है तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने पत्रकारिता का डिप्लोमा किया और मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मैंने डॉक्टरेट हासिल की। तो ये मेरी शिक्षा दीक्षा थी और जबलपुर जैसे शहर में रह के निश्चित रूप से आदरणीय अरुणा जी जानती हैं जबलपुर की इसका मिजाज क्या है और यहाँ के लोग कैसे हैं और उनके ही साथ में रह के आज ये विजय तिवारी आज किसलय के रूप में आपके सामने समक्ष है। देखो सर, यहाँ मैं बहुत गर्वित हो रही हूँ और गौरवान्वित भी हूँ कि मैं भी जबलपुर की बेटी हूँ और जबलपुर की बेटी के साथ साथ आज जो दायित्व निभा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। संस्कार धानी को बचपन से देखा और जाना है और माँ नर्मदा के तट पे हमेशा ही आना जाना हुआ है। तो वहां से एक व्यक्तित्व प्रतित्व कैसे निकलते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल माँ नर्मदा की भूमि ही इतनी उर्वर है कि वहां से रत्न निकलते रहते हैं। विजय तिवारी जैसे रत्न वहां से निकले हुए हैं और ढेर सारे रत्नों की सौगात माँ नर्मदा ने सभी को दी है। तो माँ नर्मदा की आज जयंती, तो उनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही गौरवान्वित दिन है कि आज माँ नर्मदा की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर श्री मिश्रा जी हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और पीएन श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर शाश्वत सत्य है जबलपुर की महिमा, आपके द्वारा पुनः याद दिलाए जाने पर गर्व की अनुभूति हो रही है। निश्चित ही श्रीवास्तव जी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। और श्री मिश्रा जी हैं यहाँ पर, सरोज शर्मा जी हैं, आप सबकी उपस्थिति का हार्दिक अभिवादन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि हमारे विजय तिवारी जी जी और 2-3 बातें बचपन कैसा बताएं। हाँ, पहले 1-2 बात और बता दूं फिर मैं बचपन पर वापस आता हूँ। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो जबलपुर है इसका प्राचीन नाम त्रिपुरी है
और त्रिपुरी का पूर्वी इसको चेदी बोलते हैं। चेदी का मतलब होता है शिशुपाल की राजधानी। चेदी वंशज शिशुपाल भी थे और कहा जाता है कि शिशुपाल के पहले ये तो द्वापर युग थे, त्रेता युग में यहाँ के शासक गण सीता जी के स्वयंवर में भी शामिल हुए थे, ऐसा बताया जाता है। तो मैं बेसिकली मैं त्रिपुरी का ही मैं एक बेटा हूँ। मैं त्रिपुरी लगभग जबलपुर के मुख्य शहर से 7-8 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर आप चेदी वंश में जो राजा थे उनके कर्णदेव, उन्हें इंडियन नेपोलियन कहा जाता था, इतने प्रतापी थे और समुद्रगुप्त जैसे शासक से भी बड़ा साम्राज्य त्रिपुरी के शासन, कलचुरियों का शासन था। कलचुरी नरेश थे वो। तो मैं ये बताना चाहूंगा और केवल एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर करीब 3 बार सुभाष चंद्र बोस जी सेंट्रल जेल, यहाँ का जो केंद्रीय कारावास है, यहाँ पर वो रहे, अपने भाई के साथ भी रहे हैं और उनका त्रिपुरी से और यहाँ के जबलपुर से विशेष लगाव था। आज भी हम यदि सेंट्रल जेल यदि जाएं हम कारावास, तो उनकी सारी कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनके अस्त्र थे, कैसे क्या बेल्ट थे, सारी चक्की, वो कौन सी चक्की चलाते, इस तरह के सारे ड्रेस से लेके सारे उपकरण आज भी वहां पर एक संग्रहालय बना दिया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ सन 1939 की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, 52nd 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में ही हुआ था। त्रिपुरी के नाम से उसे ही त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कहा जाता है। ये पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस के जीवन में आज तक का सबसे अहम और सबसे विशेष रूप से ये उल्लेखनीय ये अधिवेशन था। इसमें कांग्रेस की ओर से सीधा बोला जाएगा कि महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार सीतारमैया जी थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। उतना होने के बावजूद, उन्हें फीवर आने के बावजूद, ये देखा गया कि सबसे अधिक वोटों से सुभाष बाबू जीते थे और इस जीत से इतने ज्यादा, मैं तो ये बोलूंगा, बौखला गए थे गांधी जी के। उन्होंने ये कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है और ऐसा कहते हुए मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस समिति को ही भंग कर दिया। और उसके बावजूद हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अपना आपा नहीं खोया और बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा कि बापू, हमारा और तुम्हारा विचारधाराएं अलग हैं, मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा हूं और मैं खुद इसमें इस्तीफा देके, और उन्होंने यहाँ से सीधे रंगून गए थे त्रिपुरी से, जबलपुर से, और वहां पर जाकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। तो ये टर्निंग पॉइंट था सुभाष बाबू का, कांग्रेस से मुक्त होके जो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और फिर कौन नहीं जानता सुभाष बाबू को। तो ये वही त्रिपुरी है जिसने भी सुभाष चंद्र बोस बनाया। ये टर्निंग पॉइंट था उन्हें और वो आजीवन कभी त्रिपुरी को नहीं भूले। तो मैं ये बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अपने कि मेरा जो शिक्षा दीक्षा है वो मेरी जबलपुर में ही हुई है और ये बड़े मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे जो टीचर वर्ग हैं आज भी, अभी विगत 29 तारीख को हमारे सनातन वाजपेयी जी 93 ईयर ओल्ड थे, वो उनकी स्वर्गवास हुआ उनका, और उन्होंने भी करीब 25 कृतियां लिखी थी। वो मेरे टीचर थे, मेरे क्लास टीचर होते हुए और मैंने उनको गुरु तुल्य ही पूजा है, मैंने, वो मेरे गुरु थे। एक और नाम उल्लेख करना चाहूंगा, निजामुद्दीन तांबा, निहाल तांबा नाम से एक बहुत बड़े शायर थे। जब वो अपने गुनगुनाते थे अपने मधुर तरन्नुम में तो पूरी जो सभा है, जो ऑडिटोरियम है, वो एकदम भाव विभोर हो जाता था। मुझे उनकी 1-2 पंक्तियां याद हैं कि मेरे प्यारे वतन तेरी धरती को झूला झूलाए गगन, गांव में छप्परों से निकले धुआं, सांझ बैलों की बजने लगी घंटियां, पर्वतों पर विराजे हुए देवता, बरगदी छाव में साधुओं की लटा। बहुत सारे, आज ये मैं बता रहा हूँ, ये सन 1972 की कविता है जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आज भी कंठस्थ है मेरे को। ऐसे गुरुओं के वरद हस्त में मैंने शालेय जीवन उत्तीर्ण किया, ग्रेजुएशन किया
पोस्ट ग्रेजुएट हुआ मैं, और उसके बाद इसी के चलते जो मेरी 8वीं क्लास से मेरी जो साहित्य यात्रा प्रारंभ हुई, तो आज तक अबाध रूप से चल रही है ये। भले ही मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, मैं नौकरी में रहा हूँ, या इसके बाद मैं रिटायर्ड होने के बाद में मैं नौकरी से रिटायर्ड जरूर हूँ, लेकिन साहित्य सेवा में आज भी मैं भला चंगा हूँ, और प्रतिदिन मेरी प्रातः साहित्य से होती है, और जब मैं सोता हूँ तो वो भी मेरे साहित्य के साथ होता है। निश्चित ही एक ऐसा व्यक्तित्व जो कृतित्व के रूप में आज परिभाषित है और साहित्य सृजन की ओर बहुत अच्छे से अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात, आपने आज जबलपुर के बारे में आज जो बातें बताई हैं, इतने सालों से हम लोग भी जबलपुर में रहते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते कि संस्कार धानी का नाम किसने दिया। तो आज यहाँ ये जानकारी भी मिली कि विनोबा भावे जी ने वो नाम दिया है, और कितने सारे लोग हमारे इस संस्कार धानी से आज विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। जब महर्षि वैदिक योगी जी की बात आती है तो वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व नर्मदा की जमीन से उपजे हैं, और उन्हीं में एक व्यक्तित्व आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको बहुत निकट से देखने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है कि उनकी कार्यशैली कैसी है और वो कैसे कार्य करते हैं। अभी इस समय भी उतने ही एक्टिव होकर साहित्य के प्रति समर्पित हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इस व्यक्तित्व का साहित्य के प्रति झुकाव कैसे हुआ? क्योंकि जब आपकी शिक्षा की बात आती है, तो शिक्षा के साथ-साथ आपका साहित्य भी आता है, तो ये साहित्य की तरफ आप किस तरह मुड़े? बिल्कुल। बहुत अच्छा, और मेरे लिए सबसे अहम प्रश्न था ये। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे मेरे स्वर्गवासी पिता श्री सूरज प्रसाद तिवारी जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। मुझे अच्छे से याद है, उनका एक भजन मंडल हुआ करता था, शिव भजन मंडल। प्रत्येक ट्यूसडे को, मंगलवार को वो भजन कीर्तन चलते थे, और बहुत वो उतने ही गद्य में, उतने ही पद में लिखा करते थे। उनकी बहुत सारी रचनाएँ भी थी, वो लिखते थे। तो वो मेरे को भाषण वगैरह, कविताएँ वगैरह मेरे को शालेय जीवन में दिया ही करते थे, और उनके साथ बैठ के मेरे को बहुत आनंद आता था। तो पहले प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी ही थे, और गाँव में बुजुर्ग लोग भी जब अपने ग्रंथ पुराण लेके बैठा करते थे, तो उनके पास भी चला जाता था। और जब मैं स्कूल में आया, स्कूल में आने पर ये तो चलता ही रहा, हर एक कोई भी पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व हो, मेरे से पूछा नहीं जाता था कि विजय तुम कविता बोलोगे, अब आप पार्टिसिपेट करोगे या नहीं। उन्हें मालूम था कि विजय को बोलना ही बोलना है, और ये क्रम शालेय जीवन में कक्षा 5वीं से लेकर 11th तक चलता ही रहा है शालेय जीवन में। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे गुरु सनातन वाजपेयी जी हुए, जिन्होंने वो, चाहे वो शाला के पहले की बात हो, बाद की बात हो, जब भी जरूरत हो वो हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते थे, और वो भी हम लोगों की तैयारियां, कविता वगैरह करवाते थे। वो मैं पता नहीं, मैं बहुत पहले मैंने लिखना शुरू किया था, और वो लिखते थे लेकिन उतना नहीं, क्योंकि वो भी शासकीय सेवा में थे। उन्होंने, मुझे लग रहा उनकी एक रचना थी, बन आई नवल दुल्हनिया जननी भारत। ये 72-73 की रचना उन्होंने, मुझे लगा कि ये उनकी ही रचना, पहली रचना या पहली प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। और उसी समय मैंने भी ओ पुष्प तेरी प्यारी खुशबू तू आ जा मेरे जीवन में, ये मेरी पहली मुकम्मल रचना है, जो किसलय के काव्य सुमन में भी है। तो सुनना चाहेंगे, और हमारे साथ यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी की उपस्थिति है, जो मानस में विशेष अभिरुचि रखते हैं। पीएन श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से यहाँ उपस्थित हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है, अमित कुमार द्विवेदी जी की, और जिसकी भी अजीत सिंह जी की उपस्थिति है। तो सभी को धन्यवाद देती हूँ, और सब नर्मदा जयंती की बधाई भी दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रथम कविता को यहाँ जरूर सुनाएं, और आज स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, फिर भी सुनना तो चाहेंगे ही। और साथ ही साथ
प्रदीप पाठक जी को जी, जी। उपस्थिति का हार्दिक करती हूँ। जी, जी। आपने अचानक मेरी पहली कविता की बात बोली है, तो उसको 1 मिनट बस मैं देखता हूँ। हाँ, मिल गई 90 बिल्कुल। 1 मिनट, हाँ, हाँ। तो उस रचना को मेरे लिए महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि मैंने कक्षा 7वीं 8वीं में लिखी थी और इसके बाद छपी। ज़रा मैं सुनाना चाहूँगा। पूज्य रचना का पालू नाम भी जैसा कि जी, हाँ। रचना का शीर्षक है पुष्प। जी। ओ पुष्प तेरी प्यारी खुशबू, ओ पुष्प तेरी प्यारी खुशबू, तू आजा मेरे जीवन में। नन्हे नन्हे नर्म तनों पर मधु मुस्काने लाता है, अपनी पंखुड़ियां फैलाकर सबके मन ललचाता है। सबकी खुशियों की खातिर तू हर उपवन में खिलता है। बन सुगंध शुभ कर्मों की दुनिया में महको कहता है। बन सुगंध शुभ कर्मों की दुनिया में महको कहता है। यही बने उद्देश्य सभी का, यही ध्येय अंतर मन में। ओ पुष्प तेरी प्यारी खुशबू, तू आजा मेरे जीवन में। दूसरा अंतरा देखें। पुष्प वृंद के रूप सलोने लाएं बहारें कलियों में, इसीलिए आकर्षित होकर आते मानव बगियों में। नीले पीले हरे लाल कुछ चटकीले और विशाल, माली फूल तोड़ ले जाए झुका झुका पौधों की डाल। नीले पीले हरे लाल कुछ चटकीले और विशाल, माली फूल तोड़ ले जाए झुका झुका पौधों की डाल। पंछी भंवरे और तितलियां, पंछी भंवरे और तितलियां प्रेम जगाते जन मन में। ओ पुष्प तेरी प्यारी खुशबू, तू आजा मेरे जीवन में। ओ पुष्प तेरी प्यारी खुशबू, तू आजा मेरे जीवन में। ये मेरी पहली कविता थी, आदरणीय पाठक जी। आजा मेरे जीवन में पुष्प। एक 7th 8th का जो बच्चा होता है, उसकी जो सोच होती है चारों तरफ प्रकृति को देखकर, या फिर वो लिखना चाहता है, वो चीज आपने यहाँ पर लिखी है और हम लोगों ने सुनी। और आज जब बात जाती है तो आप समस्या से समाधान की ओर भी चलते हैं। आपकी जो रचनाएं हैं मैंने पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि इनमें समस्या के साथ समाधान की भी बातें होती है। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ साहित्यकार जी जुड़े हुए हैं और जो लिख रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ। पेड़ों की डाल। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सबने अभी लिखा था कि बहुत सुंदर साक्षात्कार की आयोजन की शुरुआत, तो आदरणीय हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। निश्चित ही रसमंजरी साहित्य सृजन का ये अभिनव उद्देश्य कि देश के जो वरिष्ठ या नवांतुक साहित्यकार है, दोनों साहित्यकारों को लेती हूँ, क्योंकि नवांतुकों को आज ज्यादा जरूरत है कि उन्हें लाया जाए और वरिष्ठों से सीखा जाए। तो यही कोशिश और यही व्यक्तित्व, यही कृतित्व लेके हमारा रसमंजरी साहित्य सृजन अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और नित्य ही अपना काम कर रहा है। और जो व्यक्तित्व कृतित्व हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी कभी मना करने का मन नहीं होता है और बहुत बिजी रहने के बावजूद यदि आप समय दे पा रहे हैं, तो ये रसमंजरी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम चाहेंगे कि आपकी जो साहित्य की श्रृंखला चालू हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप 24 घंटे आपके पास थे, आप साहित्य भी कर रहे हैं, आप आयोजन में भी जा रहे हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप संपादक भी हैं, उसके साथ हर जगह जा रहे हैं, आकाशवाणी में भी हैं, दूरदर्शन में भी हैं। मैंने पढ़ते-पढ़ते छोड़ दिया कि इतनी जगह है, अब आपसे भी पूछेंगे कितनी जगह है? मैं शुरुआत करता हूँ 5 फरवरी सन 1958 से। ये दिन मेरा जन्मदिन था और ये फरवरी माह चल रहा है। मैं वसंत ऋतु का एक मानव हूँ, उसमें बसंत में पैदा हुआ था, तो आज भी निश्चित रूप से मुझे बसंत और प्रकृति बहुत पसंद है, जैसा कि आदरणीय ने बताया। तो शुरू से ही, जबकि मेरी प्रारंभिक रचनाएं निश्चित रूप से प्रकृति से संबंधित हुआ करती थी अधिकतर। फिर इसके बाद में जैसे ही परिपक्वता आती गई तो ये रचनाएं ये होती, यानी इनमें सुधार आता गया।
जहाँ तक प्रबंधन की बात है अपने जीवन का, तो ये मैं बड़े अने आदर भाव के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जीवन में कभी भी मैंने इस साहित्य विधा को मैंने कभी प्राथमिकता यानी प्रथम स्थान नहीं दिया। मैंने अपने परिवार को ही प्रथम स्थान दिया है। परिवार से जो भी मेरे को समय मिला या परिवार वालों ने मुझे समय दिया या परिवार वालों ने उपलब्ध कराया, जब भी इस तरह की बातें हुई हैं, मैं साहित्य में लगा रहता था और शुरू से ही मैं अध्ययनशील था। शुरू से मैं पूरे प्राचीन ग्रंथों को मेरे घर में आज भी वेद, हुँ। पुराण, ऋचाएँ, 18 पुराण 18 यानी वो जितनी श्रुतियाँ हैं वो हैं। चारों वेद हैं मेरे पास में हैंगे, चाहे वो महाभारत हो, भगवद गीता हो, मेरे पास सभी ग्रंथ हैं और आज भी मैं जब भी मेरे को लगता है तो मैं उनमें से कुछ ना कुछ लेता भी हूँ मैं। और आदरणीय अरुणा जी ने अभी जो कुछ दोहे पढ़े थे, वो निश्चित रूप से वो मेरे उनके यदि उस काव्य को पढ़ा जाए, तो उसमें करीब 200 दोहे उन्हीं वेद पुराणों के भाव के रूप में वो दोहे मैंने सृजित किए हुए हैं। मैं पृष्ठ 41 से लेके पृष्ठ 84 तक के यदि आप दोहे पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल वही झलक मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुलसीदास हूँ, कबीर हूँ या मैं कोई बड़ा साहित्यकार हूँ, लेकिन उन दोहों में वो कबीर, वो तुलसी और वो वाल्मीकि की बातें ज़रूर मैंने उल्लिखित करी हैं। तो शुरू से और दोहा की बात आती है। एक दो आपका सामने दिखाई दे रहा है, उसमें आपने जो लिखा है, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ और वाक़ई में समाज के लिए कितनी ज़रूर। बड़ी सोच है ये कि एतवार कर परखिए जिन पर हो संदेह, कि एतवार यस, कर यस। परखिए जिन पर हो संदेह, शायद इस बर्ताव से जीत सके मन गेह। कितनी बड़ी बात क्या है बात! यहाँ पर। और ऐसे ही दोहे जो हैं कि कर्म वचन मन से मनुज करने की ले ठान, दान दया हित इसी के देते हैं पहचान। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जो आपने पहली बात तो दोहे ही गागर में सागर होते हैं। गागर में जी, जी, सागर जी। होते हैं, अपनी पहचान के लिए सक्षम होते हैं और ऐसे आपने बहुत सारे दोहे इसमें संकलित किए हैं और उन्हीं दोहों को हम चाहेंगे कि जो आपको अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर सुनाएँ। दोहे तो बहुत से आपने भी सुना दिए हैं दोहे। तो मैं सोचता हूँ कि दोहे की जगह मैं कुछ कविताएँ सुनाता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी-सी और बात कर लें, 5-10 मिनट और मैं बात करना चाहूँगा जी, मैं। जी। अपनी अपनी बात करना चाहूँगा साहित्यिक एक जो मेरा जीवन है उसकी बात करना चाहूँगा मैं। धीरे-धीरे जब ये सबका सानिध्य मिलना मेरे को प्रारंभ हुआ और मेरी लगन हुई, तो सौभाग्यवश जबलपुर संस्कार धानी में बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, जो हुँ। बहुत अच्छा भी लिखते हैं और उनसे मुझे मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। भले ही मैं 85, हुँ। 86, 89 तक मैं बाहर रहा हूँ मैं। बाहर भी चाहे मैं अनूपपुर हो, सिहोरा हो, नरसिंहपुर हो, इधर बाहर रहा हूँ। इसके बाद तो चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू हो, नागपुर हो, बालाघाट हो, मुंबई हो, हर जगह मैं गया हूँ और चाहे माउंट आबू हो, माउंट आबू में तो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें मंच पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हॉल था मधुबन में, करीब 1000 लोग थे और केवल 5 कवि थे। उन 5 में से एक मैं भी था जबलपुर का, माउंट आबू में। तो वहाँ जब मैंने अपनी काव्य की प्रस्तुति की तो मुझे और सभी लोगों को अच्छा लगा और उससे प्रभावित होकर उधर के रेडियो स्टेशन वाले में आधा घंटे तक मेरा इंटरव्यू भी लिया था उधर। ये करीब 20 साल पहले की बात होगी। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि जो विधाओं की बात आती है तो मैं ये भी इस बीच में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो अबाध लेखन चल रहा है तो इसमें मेरी विविधताएँ हैं। जैसे मैं दोहा लिखता हूँ मैं कुंडलियाँ, छंद, चौपाई, सवैया, घनाक्षरी, गज़ल, लघु कथा, कहानी, आलेख, समीक्षाएँ, भूमिका एवं व्याख्यानों का सिलसिला तो है ही साथ में मेरी जो ये भी बता दूँ लगे हाथ कि किसलय के काव्य सुमन मेरी पहली काव्य रचना थी। दूसरी दोहा जी। कृति थी किसलय मन अनुराग और प्रेस में है मेरी किसलय के मन में आया और किसलय की आद्याक्षरी कविताएँ।
ये आद्याक्षरी कविताएँ ये आद्याक्षरी कविताएँ जो हैं, वो एक बड़ी दुर्लभ विधा है और इसके लिए अलग से बात करना उचित होगा। आद्याक्षरी का मतलब जिनके यदि वो लाइनें रहती कविताओं की, उनके पहले-पहले अक्षरों में किसी विशेष नाम, संस्था या कोई वाक्य रहता है, तो पहली लाइन में वी, दूसरी में जा, तीसरी में या तो विजय हो गया, इस तरह से ये रहती हैं। तो ये मैं लिखता जी, रहा हूँ, तो इस तरह से जी, गज़ल की बात हो मैंने गज़ल भी लिखी है मैंने। मैंने हर ऐसा कोई विषय नहीं है। मेरी समीक्षाएँ और दोहे समीक्षाएँ और भूमिकाएँ मुझे लग रहा 100 150 समीक्षाएँ दोहे होंगे। इसी तरह से हर एक टॉपिक पर जो ज्वलंत टॉपिक होते हैं, मेरा लगातार अखबारी लेखन चालू है। करीब 300-400 मेरे ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो पब्लिश हैं, जिन पर मैंने लोगों को जागृत करने का सोचा, चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे सामाजिक विद्रूपताओं की बात हो, मैंने बहुत लिखा है और इसके साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं और जो बड़ी अहम बात ये है कि हम लोग हिंदी साहित्य वाले हैं, हिंदी प्रेमी हैं, तो मैंने हिंदी को ही महत्व दिया है। मेरी जितना भी आपको रचनाएँ मिलेंगी, वो एक आवश्यकतानुसार या सहज रूप से यदि कुछ उर्दू, फ़ारसी, तुर्की शब्द आ गए होंगे, लेकिन मैं हिंदी पर ही मैंने हमेशा जोर दिया है और हिंदी को मैं शुद्ध हिंदी में बोलना चाहता हूँ। शुद्ध हिंदी का मैं समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस भाषा में जितना संग्रह है, इस भाषा में जितना अभिलेख है, इस भाषा में जितनी बातें हैं, शायद दुनिया की किसी भाषा में इतना कहते हैं ज़रूर। इंग्लिश में 26 अक्षर है, हमारे 52 और 54 अक्षर तक संस्कृत लेके जाते हैं और इतना वसुधैव कुटुम्बकम वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला यानी ये जो हमारा जो देश है, जो हमारे प्राचीन लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कभी देश को या कबीलों में बाँटने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सारे दुनिया को एक बना के सबकी कामना की है। हम बोलते हैं अतिथि देवो भव। दुश्मन भी यदि घर में अतिथि के रूप में आ जाता है तो हम उसको स्वागत करते हैं और यदि दुश्मन भी बुलाता है तो वो अतिथि दुश्मन के घर चला जाता। हमको ही याद आ रही है रामचंद्र जी ने सेतुबंध रामेश्वरम में रावण को अपने शिव पूजन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया था। तो रावण भी आया वहां पर पूजन के लिए। बताइए ना, ये शाम को महायुद्ध देखिए जो होते थे महाभारत वगैरह, दिन भर लड़ाई करते, शाम को दूसरे खेमे में किसी को जाते, वो युद्ध विराम का शंख बजने के बाद में फिर कोई अस्त्र नहीं उठाता था। तो ये हमारे भारत का कल्चर है, हमारे भारत की संस्कृति है और वो संस्कृति उन ग्रंथों को, उन बातों को हमारे आज भी धीरे-धीरे करके कुछ लोग लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि पाश्चात्य संस्कृति से मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। पाश्चात्य संस्कृति में जो विद्रूपताएँ हैं, जो अपसंस्कृति है उधर की, उनके कारण हम लोग थोड़ा-सा विमुख होते हैं और जो नई पीढ़ी है, वो विमुख हो रही है। हम उनको यही बोलेंगे कि जो अच्छे साहित्यकार हैं या अच्छा साहित्य लिखा हुआ है, उनको वो ज़रूर पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो हमारे मानव में एक विवेक नाम की एक चीज़ है, जो और दूसरे प्राणियों में नहीं होती। वो अपने विवेक से ये तय कर लेगा कि ये बात अच्छी है या बुरी है। जी, बहन जी। बहुत बढ़िया सर। और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थिति है डॉक्टर आदरणीय देवेंद्र तोमर जी की, और जिनका नंबर अगला क्रम उन्हीं को आना है। अनुराधा प्रियदर्शिनी जी हैं, उनको भी यहाँ हार्दिक स्वागत अभिवादन करती हूँ। और निश्चित ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायी जो हमारी परिचर्चा चल रही है, जिसके साथ लोगों को बहुत सारी जानकारी हो रही है। और आप तो संस्कार धानी की शान है। निश्चित ही तोमर जी लिख रहे हैं कि आप संस्कार धानी की शान है। तो हमारे साथ यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगी कि संस्कार धानी की आन बान शान के साथ हम साक्षात्कार आज कर रहे हैं और बड़ा ही गर्व और गौरव का विषय है। आर.डी. शर्मा शेष जी हैं और जो रीवा के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। सादर अभिवादन करती हूँ सर आपका भी। और बहुत ही सुंदर शानदार परिचर्चा में आज नर्मदा जयंती के साथ साथ हम संस्कारधानी नाम क्यों पड़ा, इसका पुराना नाम एक जाबनी फिल्म भी लोग इसको कहते थे और
आपने बहुत सारे आज इसके नाम भी बताए हैं और इसके भूमिजा से क्या-क्या उपजे हैं रत्न, उन रत्नों को भी आपने बहुत सुंदर से यहाँ परिभाषित किया है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की और सम्मान की बात है और मैं चाहूँगी कि कुछ आपकी कविताओं को भी सुना जाए, फिर हम इस वार्ता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रज किशोरी त्रिपाठी जी यहाँ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। हार्दिक स्वागत, अभिवादन जी, आरडी शर्मा जी। अब हम चलते हैं उन कृतित्व की ओर जिनसे आज विजय तिवारी जी जाने पहचाने जाते हैं और आज इस रस मंजरी पटल पर उनकी उपस्थिति जिस कारण से है, तो चलिए आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताओं को। जैसा कि अरुणा जी ने अभी बताया कि आज नर्मदा जयंती है, तो मेरे 2 नर्मदाष्टक हैं। एक ही नर्मदाष्टक को 2 तरह से गाया हुआ है। तो जो पहला नर्मदाष्टक है, नित नमन माँ नर्मदे, नर्मदे हर नित नमन माँ नर्मदे, पाप धोती मोक्ष देती नक्रवाहिनी नर्मदे। तो नर्मदा जी का ये अष्टक है, ये खंभात की खाड़ी हो या अमरकंटक हो, पूरे मध्य प्रदेश में आज हर जगह बज रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये मेरे लिखा हुआ है और चूंकि अरुणा जी रीवा में हैं और अभी रीवा के आदरणीय का नाम उल्लेख किया था, तो मुझे याद आता है कि नर्मदाष्टक को करीब 6 या 7 लोगों ने लिखा है। उसमें से रीवा के भी कोई हैं, गुप्ता जी है, मुझे नाम उनका मैं विस्मृति है, उन्होंने भी एक नर्मदाष्टक लिखा था। मैंने नर्मदाष्टक लिखा और आदि शंकराचार्य जी का तो दी पाद पंकजम नमामि देव नर्मदे, तो वो तो है ही, उसकी तो कोई शान ही नहीं है और उनकी तो अपन चरणों की धूल नहीं है शंकराचार्य जी के, उन्होंने जिस ढंग से अपने देश में किया। खैर कविताएं बहुत होती हैं, मैं हर तरह की कविताएं होती हैं। हम चाहे वो प्रकृति की हो, राजनीति की हो, श्रृंगार रस की हो या देशभक्ति की हो, लेकिन मैं आज अपनी 3-4 रचनाएं मैं बिना तरन्नुम के मैं सुनाना चाहूंगा, जिसका हमारे जीवन में, बल्कि यूं कहें कि विश्व के हर मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम स्थान होता है। वो है माता, पिता, पुत्र, पत्नी। ये 4 हैं, मैं सोचता हूँ इन चारों के ऊपर मैं एक-एक रचना करीब 8-10 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बिना तरन्नुम में अपने आप जल्दी-जल्दी समाप्त हो जाएगी। मैं इन सभी रचनाओं को, क्योंकि आज वो दिन है और आज मुझे बुलाया गया है, संस्कार क्या होते हैं और हमें यदि मैं इन रचनाओं में कुछ है, तो उन रचनाओं से हमारा जो पाठक वर्ग जो यहाँ श्रोता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इससे क्या ले पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो रचनाएँ सुनें ज़रूर। पहली रचना है पापा। मेरे नन्हे हाथ थाम कर मेरे नन्हे हाथ थामकर तुमने चलना सिखलाया, जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया। बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते, धूम मचाते पूरे घर में नया कभी जब कुछ लाते। इन बातों की स्वप्न श्रृंखला बचपन में लौटाती है, इन बातों की स्वप्न श्रृंखला बचपन में लौटाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था, घर बाहर सुविधाएं देकर अध्ययन पूर्ण कराया था। बात सदा आगे बढ़ने की नित उत्साह जगाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और अंतिम मंत्रा बहुत ही भावपूर्ण है। मैं तवज्जो चाहूंगा कि जब भी मुझको मिली सफलता जब भी मुझको मिली सफलता, शाबाशी उपहार मिली, कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली। जब भी मुझको मिली सफलता, शाबाशी उपहार मिली, कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली। सहनशीलता अपनाने की सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्ष आया,
मेरी उलझन को सुलझाने सदा तुम्हें तत्पर पाया। तुमसे जानी साख निडरता साहस मेरा बढ़ाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और इस कविता का अंतिम मंत्र, इस गीत का अंतिम मंत्र देखें कि हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे जब तब गले लगा लेते। हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे जब तब गले लगा लेते। हाथों के स्पर्श तुम्हारे तन मन नेह जगा देते। सब है फिर भी कमी तुम्हारी, सब है फिर भी कमी तुम्हारी। मन उदास कर जाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। अब देखिए, ये तो हुए पिताजी, अब माँ कैसी होती है जरा देखिए। ये बिल्कुल सर, दुर्भाग्य था कि ममता ममता मनीष सिन्हा जी जुड़ी है और मुझे लगता है पहली बार आप जुड़ रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत है आरडी शर्मा से जी, और जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं ब्रज किशोरी त्रिपाठी जी और ढेर सारे साहित्यकार, उन सबकी उपस्थिति को बहुत ही सुंदर की पापा याद तुम्हारी आती है, सब लिख भी रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना। अगले रचना क्रम की ओर बढ़ते हैं, सभी को धन्यवाद देते हुए और साथ रहें आप और सुने कि व्यक्तित्व से कृतित्व बनने की जो कला है वो कैसे सीखी जाती है। तो माँ, ये मेरा दुर्भाग्य था कि माँ गांव में मेरे दूसरे भाइयों के साथ रहती थी और सर्विस के दौरान मुझे इधर-उधर रहना पड़ता था और वो मेरे साथ इस परिवेश में नहीं रहना चाहती थी। तो वो पीड़ा मेरी इस रचना में दिखेगी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके मन को भी छुएगी। ज़रा देखिए कि बचपन की प्यारी स्मृतियाँ आँखें नम कर जाती हैं। बचपन की प्यारी स्मृतियाँ आँखें नम कर जाती हैं। गलती कर पहलू में तेरे छिपना याद दिलाती हैं। इन खट्टी मीठी बातों की कथा सुनाने आ जाओ। ममता के आँचल में फिर से मुझे छुपाने आ जाओ। ममता के आँचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। तन से दूर भले हूँ लेकिन मन से कभी रहा ना दूर। मुझे खबर है तन के कष्ट भी तुमको रहा नहीं मंजूर। अब तक बढ़े फासले का तुम अब तक बढ़े फासलों का तुम अंत कराने आ जाओ। ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। घर से दूर बसा हूं तब से सोच तुम्हारी बदल गई। यहाँ हमारी मजबूरी ने रच दी दुनिया एक नई। लेकिन सुलह वक्त से कर अब नेह जताने आ जाओ। ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। एक और अंतरा देखें कि माँ तुमसे दूरी को लेकर बात हमेशा चलती है। गाँव में रहने की जिद भी अक्सर मन को खलती है। मेरे जीवन में खुशियों के दीप जलाने आ जाओ। ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। और अगला अंतरा हकीकत भी है और इस शायद रचना का एकदम हृदय स्पर्शी एक अंतरा है जिसे आपको भी पसंद आएगा कि माना तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं मैं उतरा हूँ। माना तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं मैं उतरा हूँ। लेकिन तुमको कहाँ पता मैं किस पीड़ा से गुजरा हूँ। लेकिन तुमको कहाँ पता मैं किस पीड़ा से गुजरा हूँ। हाथों का स्पर्शी मरहम हाथों का बहुत स्पर्शी मरहम हाथों का स्पर्शी मरहम मुझे लगाने आ जाओ। ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। और इस कविता का उपसंहार भी देखिए विशेष है कि मुझको जीवन देकर तुमने अपना फर्ज निभाया है। तेरी सेवा ना कर अब तक तेरी सेवा ना कर अब तक खुद पर कर्ज बढ़ाया है। कैसे बनूं कृतज्ञ तुम्हारा कैसे बनूं कृतज्ञ तुम्हारा राह बताने आ जाओ। ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ। ये थी पिताजी ममता के की आंचल रचना। में को सुलाने आ जाओ, वाकई भावपूर्ण, गंभीर और ऐसी रचना कि जिसको सुनने के बाद हर मन में आंसू जो आ जाते हैं, माँ की पीड़ा उतर जाती है और हमारे साथ
यहाँ जुड़े हुए हैं सत्यदेव सोनी जी, और जो कि भोपाल से हैं और यहाँ पर जुड़े हैं, उनकी उपस्थिति को स्वागत करती हूँ। और काव्य हिंदुस्तान मंच और मेरी सखी रेखा शर्मा जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और जिनके साथ हम लोगों ने एक बहुत लंबी बेहतरीन पारियां देखी हैं, साहित्य के साथ भ्रमण भी किया है। तो रेखा जी स्वागत करती हूँ। और वाह वाह लाजवाब ममता के आंचल में माँ मुझे सुलाने आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन रचना है। और रेखा जी, सत्यदेव सोनी जी, आरडी शर्मा जी, और जो भी यहाँ जिनकी भी उपस्थिति है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया, आभार करती हूँ। और बहुत ही सुंदर, पावन हम दौर पे चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, जब उस और बढ़ रहे हैं जहाँ हम सुनना चाह रहे हैं और सीखना भी चाह रहे हैं आदरणीय से। मैंने देखा है कि आप आकाशवाणी में हो, जब बात आती है दूरदर्शन में आपने मंच संचालन किया है, आकाशवाणी में मंच संचालन किया है। तो जब आप कहते हैं कि अरुणा जी अच्छा संचालन करती हैं, तो ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य की बात हो जाती है कि वो व्यक्तित्व जो खुद बड़े-बड़े मंच संचालन करके और बड़ी-बड़ी गोष्ठियाँ करके जब इतना विनम्र होना और अपनी बात रखते हैं, तो उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार करती हूँ, और रसमंजरी साहित्य सृजन से। और निश्चित ही ये गौरव की बात है कि हमारे साथ आदरणीय यहाँ जुड़े हुए हैं आदरणीय विजय तिवारी किसलय जी। जबलपुर से आपकी उपस्थिति है, मैं सभी को बताना चाह रही हूँ। और जो दोहा भी सिखाते हैं, जो छंद भी सिखाते हैं, जो सवैया भी सिखाते हैं, जो साहित्य के पुरोधा हैं, जो साहित्य के मार्गदर्शक हैं, और जिन राय पर अगर चल के सीखा जा सकता है, जिन्होंने बहुत से जज के लिए कहना चाहिए कि बहुत से ऐसे साहित्य कार्यक्रम हुए हैं जहाँ जजमेंट दिया है, बहुत साहित्यिक गोष्ठियाँ की हैं, बहुत परिचर्चा आयोजित की है, जहाँ पर बहुत ढेर सारी संगोष्ठियाँ आयोजित करवाई हैं जबलपुर और उसके बाहर भी। तो ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व जो हजारों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि एक दो संस्थाओं से, हजारों संस्थाओं से अब तक जुड़े हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व जो जिस जिस व्यक्तित्व के साथ हम बात कर रहे हैं, वो जिस फील्ड से जुड़ जाते हैं, वो उस फील्ड को समृद्ध कर देते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। तो बहुत सुंदर शानदार हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, और आपकी ऊर्जा को नमन। तो बहुत धन्यवाद देती हूँ रेखा शर्मा जी, सत्यदेव सोनी जी। और चलिए आइए चलते हैं कविता के उस दौर की ओर जो हम सुनना चाह जी, रहे जी। हैं। हमें जिज्ञासा है कि आप नर्मदा वाला अभी सुनाएंगे, और वो नर्मदा के बारे में भी। और अभी माता और पिता हुए हैं, अभी बेटी बची हुई है, तो बेटी को भी सुनेंगे, और इसके बाद फिर और रचनाओं को भी सुनेंगे। राजेंद्र बैकुंठपुरी जी रीवा से जुड़े हुए हैं, आदरणीय, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उनकी उपस्थिति को नमन। रेखा जी लिख रही हैं, शानदार संचालन, धन्यवाद रेखा जी। और चलिए चलते हैं विजय तिवारी किसलय जी के उस दौर की ओर, जिस दौर से हम बहुत कुछ सीखना और सुनना चाहते हैं। आदरणीय, स्वागत है। बिल्कुल, आपने सही बताया। सबसे पहले तो आपके संचालन के लिए भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आपके संचालन में बहुत सारी बातें आप समेट लेती हैं, और जिस ढंग से संचालन बिना बेहिचक, बिना झिझक के आप करती हैं, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैंने भी आकाशवाणी में संचालन किए हैं, गोष्ठियों में संचालन किए हैं, व्याख्यान दिए हैं, और वाक़ई मेरे 50 वर्षों का जो साहित्यिक जीवन है, बड़ी विविधतापूर्ण लिए हुए जीवन है। मैंने हर लोगों को देखा, बड़े-बड़े साहित्यकारों को देखा है, मैंने उनसे मिला हूँ, उनके पास में बैठा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। नीरज जी जैसे लोगों के बिल्कुल निकट बैठ के मैंने उनसे कई रचनाएँ सुनी हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि यदि यदि मेरा 50 वर्षीय मेरा साहित्यिक जीवन है, इस 50 वर्ष में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। 2-2 दिन के अखंड काव्य पाठ हम लोगों के 24 घंटे के एक बार 24 यानी सब आयोजन का मैं सहभागी रहा हूँ, और मैंने मदद की है इस तरह के आयोजनों में। और जबलपुर की साहित्यिक धारा का तो मैं निश्चित रूप से एक अंश तो हूँ मैं, जिसके जो लोगों को प्रेरित भी करता हूँ मैं, और अपनी कविताओं से लोगों को उनको मार्गदर्शन की बात करें आप, चाहे दिशा बोध की बात करें, सब करता हूँ। तो तो अब बात मैं जो 2 रचनाएँ थी मैं ज़रूर सुनाऊँगा।
मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि आपने बताया कि बहुत सारे साहित्यकारों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हुई है। तो जब मैं अपनी बात करती हूँ अरुणा पाठक के रूप में, यहाँ सभी लोगों को, और कुमार सुरेंद्र सागर जी की उपस्थिति है, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी की, तो मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार जो अभी यहाँ उपस्थित हैं, उनके अंदर मैंने भी किया है और मैं सीख रही हूँ। और मैं भी भविष्य में बताऊंगी कि विजय तिवारी जी जैसे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी जैसे लोगों के साथ सीखा है, कुमार सुरेंद्र सागर जी लोगों से मैंने सीखा है। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और चलते हैं प्रतित्व की ओर और सीखते हैं, सुनते हैं। देवेंद्र जी बहुत पहले से उपस्थित है मंच पर। मेरे को तो कोई कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे भाई और उन्होंने मेरे को बड़ा भाई माना है, मेरे अनुज हैं और अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत मिलनसारिता है देवेंद्र जी में। और मुझे सौभाग्य मिला है उनके सानिध्य का। मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो मेरी बात को सुन रहे हैं। तो मैं और जितने भी श्रोता हैं, मैं अलग से जब मैं देखूंगा तो सभी को कमेंट्स दूंगा, क्योंकि मेरे पास में कोई भी कुछ भी नहीं। जो यहाँ पर आते हैं टाइमलाइन पे तो थोड़ा सा वो बहुत दिख जाता है, लेकिन छोटे अक्षरों को और आंखों में इतनी वो नहीं है कि मैं ऐसा करके दिखूं, तो मेरे को दिखाई भी नहीं देता ज्यादा। खैर, तो मैं अपनी अगली रचना एक्शन में मैं तरन्नुम में नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी पूरी होती। ये एक आद्याक्षरी रचना है जो कि मैंने अपनी धर्म पत्नी के लिए या उनसे मिलते जुलते लिखी हुई थी। ये उसका नाम है सुमन और मेरा नाम है विजय। तो ये भी आपको अच्छी बात है कि आद्याक्षरी विधा क्या होती है। कम से कम मेरी इसमें जो पहली संकलन था उसमें करीब 43 रचनाएं थी, और इस बार का 100 से ज्यादा रचनाओं का काव्य संकलन आ रहा है, किसलय की आद्याक्षरी कविताएं। तो उसमें से एक है, जरा देखेंगे। पहले लाइन जो हो गई वो सु से शुरू होगी, दूसरी माँ से, तीसरी ना से, चौथी वी से, पांचवी जा से और छठवीं या से। जरा देखिए, अब सुमन है और विजय है। तो सुख की छाया में जीने की चाहत नहीं, गम की दुनिया में रहने की आदत नहीं। मन से सुमन, मन से मन का मिलन हो, खुशी है वहीं, और दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अब ना, नब्ज चलती रहे प्यार की उम्र भर, हो न ओझल कभी हम सफर से नजर, विरह की घड़ियां न बन जाएं दर्दे जिगर, बस यही रात दिन मुझको लगता है डर। जा, विजय का जा, जब भी देखा किसी पर किसी का सितम, आह भरता है दिल, घुटने लगता है दम, यहाँ जख्मों की खातिर न मिलता मरहम, ऐ खुदा रखना हम पे भी मर। आद्याक्षरी विधा की एक रचना थी जो मेरे को अवसर मिला अपनी पत्नी के बारे में बताने का, उनसे प्रेम का। और अंत में एक बेटा नाम की रचना है। देवेंद्र जी लगातार सुन रहे हैं, बेटा रचना भी सुनाता हूँ। इसके बाद में आदरणीय अरुणा जी जैसा बोलेंगी आगे बढ़ते हैं। करीब मुझे लग रहा 58 मिनट हो चुके हैं। चलिए, मैं दुनिया में सबसे बढ़कर होता है बेटा अपना, मिथक नहीं है ये कोई और नहीं देखा सपना। दुनिया में सबसे बढ़कर होता है बेटा अपना, मिथक नहीं है ये कोई और नहीं देखा सपना। पैदा होते गोद लिया सीने से नित चिपकाया, रहे बीतते दिन पर दिन सदा प्यार से दुलराया। किया सुशिक्षित विद्या से संस्कार सब बतलाए, बाहर जा हर पाठ पढ़े जग ने जो भी सिखलाए। धनोपार्जन से जब ये निज जीवन लगे चलाने, शिक्षित कन्या संग हमने तब थाना ब्याह रचाने। नौ परिवार बना घर में पुनः एक मेरे जैसा, सबसे प्यारा शुभकारी दिखा न दुनिया में ऐसा। सबसे प्यारा शुभकारी दिखा न दुनिया में ऐसा, सदा हमारा मान बढ़े जिसके सद्व्यवहारों से। सदा हमारा मान बढ़े जिसके सद्व्यवहारों से, उसकी तुलना करते हम दीपित दीपित सुखद सितारों से। दीपित सुखद सितारों से, ऐसे सुत हो जग में जो मात पिता का ध्यान रखें, बने चहेते स्वजनों के आशीषों के सुफल चखें। बने चहेते स्वजनों के आशीषों के
सुफल चखे। ये बहुत कम लोग बेटा पर लिखते हैं, बहुत कम लोग पापा पर लिखते हैं, बहुत कम लोग पत्नी पर लिखते हैं। तो ये मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था कि ये जो प्रतिनिधि लोग हैं समाज के, इनके ऊपर मैं ज़रूर रचना लिखूँ। तो मैंने ये चारों रचना और चारों महत्वपूर्ण पिलर हैं हमारे जीवन के, 4 पाए हैं जिनके आधार पर सारा जीवन चलता है, ये मैंने लिखे हैं। हाँ, अरुणा जी सुनाएँ आप। बिल्कुल, मैं तो पहले कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ और डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी लिख रहे हैं। पहली बात तो मैं तोमर जी को बताना चाहती हूँ कि अगला नंबर सर आपका ही है आने का। और साहित्य जगत के भीष्म पितामह आचार्य भागवत दुबे जी आपको अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो और बहुत सुंदर रचना है। और वैकुंठपुरी जी लिख रहे हैं, वाह वाह, घर पे भाभी जी के सामने से इस रचना को सुना है। कुमार सुरेंद्र सागर जी बहुत ही सुंदर एक रामायण के ऊपर अभी वैदेही चरितम इन्होंने लिखा है, जिस मैंने पढ़ा भी है। तो बहुत ही सुंदर उनका वैदेही चरितम है और सर यहाँ उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, अभी तक तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नर्मदा जी के ऊपर रचना नहीं सुनाते हैं। तो चाहे समय कितना भी हो जाए, पर हम सुनना चाहेंगे। नर्मदा जी के ऊपर आपने लिखा है और वो बड़े ज़रूर, फेमस ज़रूर। रचना है, तो उस जी, रचना बिल्कुल, को बिल्कुल। जरूर। और आज नर्मदा जयंती पर यह अवसर तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मेरी एक लैंडमार्क यानी इस रचना से मेरे को जो स्थान प्राप्त ऐसा हुआ है। और जैसा कि अरुणा जी ने अभी बताया कि आचार्य जी मेरे को बहुत मानते हैं, मेरे को स्नेह देते हैं और मैं उनको गुरु तुल्य ही मानता हूँ मैं। और निश्चित रूप से वो अक्सर यही कहा करते हैं, विजय तू मेरा साहित्यिक उत्तराधिकारी है। ये बात मैंने उन्हें कई बार सुनी और उनकी आज नर्मदा जयंती पर उनकी ही बात को वो निसंकोच कहते हैं। बोले विजय मैंने इतना सारा लिखा, मैंने भी नर्मदा जी के ऊपर लिखा है, लेकिन तुमने जो नर्मदास तक लिखा है और तुम्हें जितनी प्रसिद्धि एक रचना से मिल गई मुझे नहीं मिली। है ना? ये प्रशंसा करते हैं, ईर्ष्या नहीं है उनकी। क्योंकि मेरे को इतना स्नेह उनसे प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं उन्हें सदा नमन करता हूँ और आज भी उनका कि उन जैसा साहित्यकार मध्य प्रदेश में कि 54 करीब किताबें उनकी हो गई और जरा-सा भी घमंड नहीं है। दधीचि जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा है और आज भी उनके घर पहुँच जाओ तो इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उन्हें बार-बार नमन करता हूँ। और रही नर्मदास तक की बात तो ये सभी के लिए नाम लेना चाहूंगी, जो जुड़े हैं उनका एक बार नाम ले लेती हूँ। नीरज कांत सोती जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और कवि के साथ काफी ग्रुप में बहुत एक्टिव रहते हैं। और साथ ही हमारी स्टूडेंट भी यहाँ उपस्थित है, आंचल नामदेव, स्वागत करती हूँ। श्वेता सिंह, नर्मदा जयंती की बहुत सारी बधाई। और कुमार सुरेंद्र सागर जी, राजेंद्र बैकुंठपुरी जी, देवेंद्र तोमर जी, आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आप सब ऐसे ही जुड़े और सुने नर्मदा अष्टक। और बहुत सुंदर बात यह है कि इस नर्मदा अष्टक से ही आपकी एक पहचान है, लोग जानते भी हैं। मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है और आज सुनने का पहली बार मौका मिला है सर। और बहुत आभारी हैं कि सब आपको सुनना चाह रहे हैं सर। जी, मैं सबसे पहले तो सभी जो उपस्थित श्रोतागण हैं, मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये 6 मिनट करीब है, 6-7 मिनट में मैं बिना क्योंकि अष्टक का मतलब ही होता है 8। 8 अंतरे होते हैं, इन 8 अंतरों को सुनिए और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने माँ नर्मदा की जीवनी लिखी है। और ये यदि अष्टक यूट्यूब पर उपस्थित है, नित्य नमन माँ नर्मदे के नाम से, यदि बच्चों को ये सिखा दिया जाए या वो बार-बार पढ़ें, तो उन्हें फिर नर्मदा जी के बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं सबसे ध्यान चाहूँगा, कृपया सुनें और ध्यान दें मेरी तरफ। तो ये नर्मदाष्टक बहुत लिखने की बात करूँ जी, मैंने भी नर्मदा परिक्रमा की है। मैंने नर्मदा परिक्रमा की है और मैंने देखा है कि वाक़ई नर्मदा मैंने जो लिखा है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपना स्थान रखती हैं वो। तो सुनिए
बिना तरन्नुम के। नर्मदे हर, हाँ इसमें एक और बताऊं, ये जो है 7 7 5 7 ये मात्रा है, हर एक में 7 7 5 7 पर यति है, और अगला जो 7 आता उस पर विराम होता है। जैसे नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे, 7 7 5 7 पर पूरी रचना है। नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे, पाप धोती मोक्ष देती नक्र वाहिनी नर्मदे। प्रथम मंत्रा देखिए कि माघ शुक्ला सप्तमी, जैसा कि आज है, माघ शुक्ला सप्तमी को श्वेत जब शिव का झरा, विंध्य सुत ने दिव्य जल ये हो मुदित गोदी भरा, बना उद्गम अमर कंटक शांकरी धारा बही, है तभी से तट प्रतापी दुख हरे दे आसरा, सुख प्रदे हे मां पुनीता, सादगी सत्कर्म दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। अब करीब 40-45 नदियां हैं, जिनमें से मैंने 8 नदियों का उल्लेख किया है, जो करीब 100-150 किलोमीटर से ज्यादा इनका वो प्रवाह है। वो हैं शेर वेदा हिरण बंजर बारना कारम तवा, शेर वेदा हिरण बंजर बारना कारम तवा, इन सभी की अग्रजा तुम्हें लाए भू पर पुरुरवा, हुआ पावन सकल भारत मां तेरे अवतरण से, शरण आए दुर्बलों के हर दुखों की हो दवा, मां तुम्हारा नीर निर्मल नित खुशी का पर्व दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। और जब ये वहां से निकलती है तो मंडला आते आते कैसी होती जरा देखिए, मंद शीतल रम्य सलीला चंद्र की 16 कला, चंद्र की 16 कला इसलिए बोला है कि कभी आड़ी तिरछी हो जाती है, दुबली सी रहती है, पतली धार रहती है, कभी तिरछी हो जाती है, कभी गोल बन जाती है, तो वो चंद्रमा की 16 की कलाओं की तरह मैंने ये बताया, अलग अलग जंगलों के बीच में हरी चादरों से एकदम कहीं छिप जाती है, कहीं ऊपर आती है। तो वही लिखा है कि मंद 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 बहती है, मंद शीतल रम्य सलीला चंद्र की 16 कला, पर यकी तुम जा बनी फिर मंडला में मेखला, मेखला मतलब चारों तरफ घूम जाती है मंडला में। तो पर यकी तुम जा बनी फिर मंडला में मेखला, सिद्ध स्थल साधुओं के अनगिनत शिव पिंडियां, तट अलौकिक तीर्थ सारे देखने मन ले चला, मोह माया को हटाकर मुक्ति का संदर्भ दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। अब जबलपुर पहुंचती हैं तो जरा जबलपुर का दृश्य देखें कि पत्थरों के बीच आई, पत्थरों के बीच आई पथ बना आगे, पत्थरों के बीच माई पथ बना आगे बढ़ी, संगमरमर की छटा से श्वेत सी सरिता गढ़ी, संगमरमर की छटा से श्वेत सी सरिता गढ़ी, जल प्रपाती जल फुहारे तन वदन पुलकित करें, सृष्टि निर्मित सर्जनाए पूर्व ना देखी पड़ी, मां सदा समृद्धि बांटे पर कभी ना गर्व दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। अब ओमकारेश्वर पहुंचती है, जरा देखिए कि ओमकारेश्वर प्रतिष्ठित ओम की छवि है जहां, ओमकारेश्वर प्रतिष्ठित ओम की छवि है जहां, साथ ममलेश्वर विराजे युग में ये संभव कहां, देव नर सब मां तुम्हारा जाप तप पूजन करें, साधकों की भक्ति धारा पूर्णता पाती यहाँ, गोद आए जो तुम्हारी नम्रता सुचि धर्म दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। और इसके बाद शूलपाणेश्वर वगैरह जंगलों में अलग अलग जाती है, तो उसका वर्णन देखिए कि गांव जंगल घाटियों की इंदुजा तुम लाडली, इंदुजा भी इन्हीं का नाम है, गांव जंगल घाटियों की इंदुजा तुम लाडली, हर युगों में तीर तेरे सभ्यता फूली फली, मंदिरों की श्रृंखलाएं तट बसे पावन नगर, आपको नित पूजते हम नर्मदा तुम शिवलली, परिभ्रमण जो करे तेरा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, परिभ्रमण जो करे तेरा मां उन्हें नव हर्ष दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। और एक और अंतरा जब विमलेश्वर पहुंचती है, विमलेश्वर समुद्र के पास में है और विमलेश्वर आखिरी पड़ाव होता है नर्मदा परिक्रमा वासियों के, वहां से आपको करीब 45 किलोमीटर दूर समुद्र की यात्रा करना पड़ती है बोट से। तो ये वो स्थान है कि अब देखिए जरा 50 किलोमीटर का नर्मदा सागर है, वो कैसा लगता है और कैसा, इसमें देखिए जरा, तुम मिली विमला जहां पर सिंधु से खंभात में, देखते दृग दृश्य दुर्लभ जल क्षितिज महिवात में,
तुम मिली विमला जहां पर सिंधु से खंभात में, देखते दृग दृश्य दुर्लभ जल क्षितिज महिवात में, चिर प्रवाही प्राण धारा आपका आशीष है, भक्त बोले नर्मदे हर, भक्त बोले नर्मदे हर, सुख मिले सौगात में, मात्र दर्शन ही तुम्हारा। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से वो फल मिलता है कि मात्र दर्शन ही तुम्हारा मांगलिक निष्कर्ष दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। और उपसंहार देखिए कि मैं इसमें जब मैंने लिखा था तो उसमें एक पेन नेम किसलय आया था, किसलय लिखते हैं, और जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग कराने लगा तो मैंने कहा माँ को मैं समर्पित कर रहा हूं, तो ये माँ की हो गई है नर्मदाष्टक, मैं अपना नाम क्यों लिखूं, तो मैंने अपना नाम हटा दिया उसमें। जरा अब बिना नाम का देखिए मेरा उपसंहार की, कर क्षमा हर भूल सबकी रंजना है नर्मदा, ना समझ हम प्राणियों को बुद्धि बल दे सर्वदा, घोर संध्या माँ तुम्हारे नाम का सुमिरन करें, जिंदगी भर हर खुशी दे भक्त की बन हर्षदा, यश कमाएं हम धरा पर, यश कमाएं हम धरा पर, आत्मिक उत्कर्ष दे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे, पाप धोती मोक्ष देती नक्रवाहिनी नर्मदे, नर्मदे हर नित नमन मां नर्मदे। ये मेरी एक रचना है जिससे मैं नर्मदा, नित नमन मां नर्मदा, मैं लोग बाग मेरे से कई लोग तो नित नमन मां नर्मदे कहते हैं मेरे को, नित नमन मां नर्मदे। तो ये मेरा लेखन था आदरणीय। बिल्कुल सर, यहाँ सुनील दत्त मिश्रा जी की उपस्थिति है। आप एक्टर के साथ साथ साहित्यकार भी हैं। श्वेता सिंह जी हैं, सलांगी रचना। सुनील दत्त मिश्रा जी बेहतरीन माँ की नर्मदा का वर्णन सुरेंद्र सागर जी लिख रहे हैं, प्रशंसनीय सृजन, जो कि खुद बहुत सुंदर लेखन है आपका भी। और श्वेता सिंह जी और रेखा शर्मा जी तो जुड़ी हुई हैं और हमारी सखी भी हैं। सुनील दत्त जी, आज सबकी उपस्थिति, वाकई आज नर्मदा जयंती थी और मुझे आदरणीय को बुलाने का जो सौभाग्य आज के दिन मिला, ये रस मंजरी साहित्य सृजन का गौरव था कि नर्मदा अष्टक सुनना था, नर्मदा के बारे में जानना था, जिस रचना से वो जाने पहचाने जाते हैं बाहर भी और विदेशों तक उसकी गूंज अनुगूंज जाएगी, मैं कहूंगी। और निश्चित ही ऐसी रचना को सुनने का पटल में आज हमको सौभाग्य मिला। बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ाई, बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं और काफी लोग जुड़े भी और सुने भी हैं। तो ये गौरवमयी चर्चा, परिचर्चा जो है, डॉक्टर शांति द्विवेदी जी रीवा से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। सत्यदेव सोनी जी जो बघेली साहित्यकार हमारे यहाँ के, बहुत ही अभी यहाँ पर जो रचनाएं चल रही हैं बघेली में, आप उसमें बहुत ही उत्कर्ष सत्यदेव सोनी जी और शांति द्विवेदी जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम सबको सिखाते भी हैं। पर जब मैं बात करती हूँ कि जो नर्मदा है, जब मैं अपने आप को गौरव मानती हूँ कि मैं पावन नर्मदा की बेटी, जब मैं कहती हूँ तो मैं अक्सर जोड़ती कि मैं पावन नर्मदा की बेटी, जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहाँ आज मेरी कर्मभूमि है। और जहाँ नर्मदा बह रही है कलचल चल, वहाँ जबलपुर वो मेरा मायका, मेरा अपना धाम है। तो मैं नर्मदा से हर जगह जुड़ी हूँ, चाहे मायके में रहूं चाहे ससुराल में रहूं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा महत्व बहुत अधिक है, लेकिन नर्मदा का महत्व इतना है कि गंगा स्नान और नर्मदा के दर्शन से, जैसा भी आपने कहा है कि गंगा स्नान करना पड़ता है और नर्मदा के मात्र दर्शन से वो पुण्य प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर और बहुत अच्छी बात है और बहुत ही सुंदर शानदार रचना। मैं तो चाहती कि कोई यहाँ अगर होता तो मैं उससे कहती कि वो सर के बारे में कहे। लिख तो सभी रहे हैं और मैं चाहूंगी कि जो सुनना चाहते हैं या जो सुनाना चाहते हैं। वक्त काफी हो गया है अरुणा जी, 1 घंटे 14 मिनट हुआ है। बस मैं सोचता हूँ अंतिम में कुछ बातें और कर लूँ, 2-4 बातें, 2-4 मिनट की बातें हैं कि साहित्य जब लिखा जाता है, हम तो निष्प्रह भाव से, निश्चल भाव से और बिना किसी स्वार्थ के लिखते हैं जब लिखा जाता है।
साहित्य जब लेखन शुरू होता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे को भारत रत्न मिलेगा, मेरे को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, वो लिखता जाता है। तो मैं इन सारे सृजनकर्ताओं को, साहित्यकारों को ये बताऊँगा कि आपको ज़रूरत ही जी, नहीं है। कर्म किए जाए फल की इच्छा मत करे इंसान, है ना? और वही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप लिखते रहिए, आपने लिखा है तो उसका प्रतिफल मिलेगा। मैंने कभी अवार्ड नहीं माँगा, लेकिन लोगों को लगता है कि ये आदमी मेरे लिए कर रहा तो मैं भी उसके लिए करूँ। मैं अपनी रचनाओं में मैं अपना रात-रात भर जाग के, मैं इतना समय देके परिवार के समय को चुरा के, परिवार के समय को छीन के, जो मुझे समय परिवार को देना चाहिए, मैं उसमें साहित्य में करता हूँ। तो इतना मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे उससे पैसे तो मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिस ढंग से आज अरुणा जी मेरी तारीफ़ कर रही हैं, भले ही मैं उस लायक ना हूँ, तारीफ़ कर रही हैं, तो ये उपलब्धि ही तो है। धन जोड़ना ज़रूरी नहीं है, यश भी एक कोई चीज़ होती है, कीर्ति भी कोई चीज़ होती है, सम्मान भी कोई चीज़ होता है, अभिनंदन भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे भी, मैंने नहीं माँगा, लेकिन मुझे भी नई दुनिया का, मेरे को जबलपुर साहित्य रत्न मिला है। मेरे को तुलसी अकादमी भोपाल से भी मुझे सम्मान मिला है। चाहे भोपाल, इंदौर, जैसा कि बताया कि चित्रकूट हो, अनूपपुर हो, माउंट आबू हो। जी, तो ये संचार मिला है। दिवस और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ये वक़्त है कि चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो ओंटारियो हो, चाहे वो कनाडा के कोई सिटी हो, या चाहे यूएई वगैरह अरब हो, या लंदन हो, या मॉरिशस हुँ, हो, या सीलोन हो, कहीं भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं आज शुद्ध हिंदी सिखाता हूँ। उनको छंद, लय और ये मैं बताता हूँ। मैं व्याकरण पे भी, शुद्ध हिंदी पर भी काम करता हूँ। आज ही लंदन में बैठी थी, मैं याद आ रहा मेरे को, मिसेज़ जैन हैं, उन्होंने बोला कि भैया, बोले मेरे को एक एक नया शब्द मिला जो आपने उपयोग किया था, तो मैंने लिंक भेजा था, और लिंक को मैंने हिंदी में संपर्किका लिखा हुआ था। तो बोले एक नया शब्द मिला, तो संपर्किका ये किसी का नहीं है, ये खुद मैंने ही संपर्क किया जाए, वो संपर्किका है। जो पर्यकराज है ना, ये जो मेकल पर्वत है या अमरकंटक पर्वत है, उसका नाम है पर्यक। तो जो पर्यक की लड़की होगी, वो पर्यकी कहलाएगी। पर्यकराज पर्वत की लड़की पर्यकी, तो मैंने नर्मदा का नाम पर्यकी रखा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप चिंतन है, आप बस उसका प्रयोग सटीक रूप से करें तो ये है। तो इस तरह से छंद व्याकरण मैं आज भी सिखा रहा हूँ। और मेरा जो हिंदी साहित्य संगम है, बैनर तले बहुत सारे वो होती हैं, ब्लॉग है, फेसबुक पर भी है, वेबसाइट है मेरी, और बहुत सारे इसमें मैं कार्यक्रम करता हूँ। और ये तो है कि ये मैं सबका स्वागत है। मैं आखिरी में केवल एक बात बोलता हूँ। भूदत्त शर्मा जी की उपस्थिति हुई है और उनको श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, सीता सिंह जी हैं, सभी हैं, और भूदत्त जी को नमन करती हूँ। यहाँ से गीतकार हैं बहुत अच्छे, और आप तो जानते ही हैं। व्यक्तिगत हम इनसे मिले हुए हैं अरुणा जी, यानी एक साथ हम लोग एक मंच पर हमने साझा किया है, और इन जैसा जी, मधुर तरंगों में बोलने वाला, और जितने ही इनके मधुर शब्द हैं, उतने ही भूदत्त शर्मा जी के शब्दों की जादूगरी भी है, शब्दों के भाव भी हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो मैं यही मैंने बताना कॉलेज चाह की रहा हूँ कि जानकारी जी, जी, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं व्याकरण से लेके हिंदी में सारे लोगों को मैं सिखाता हूँ। और आज भी मैं, जो अंतिम शब्द मेरा है, मैं एक बड़ा अजीब तरीके से बताना चाहता हूँ आपको, कि मैं बोलता हूँ कि साहित्य के मामले में मेरा आप लोग शोषण कीजिए। मेरा शोषण कीजिए। मैं बोलता हूँ कि साहित्य की बात हो तो मैं शोषित होने के लिए तैयार हूँ मैं। और तो इसका कारण ये है कि कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, मैं हमेशा आधी रात को तैयार हूँ। मेरे पास फ़ोन आते हैं रात को, कोई मेरे को कविता दे जाता है, कोई प्रूफ रीडिंग के लिए बोलता है, कोई अभी कविता 2-3 दिन पहले अयोध्या पर आए, बोले इसको सिखा दीजिए आप, ये सुधार दीजिए आप। ये सुधारना सवेरे से शुरू होता है, सब चलता रहता है। तो मैं आप लोगों से भी, जो भी जो सुन रहे हैं या जहाँ तक खबर पहुँच रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई कृति आप पब्लिश करना चाहते हैं, कृति आपकी पब्लिश होती है, चाहे वो गद्य की हो, पद्य की हो, और हम भले ही कितने विद्वान हैं, हमको अपना खुद चेहरा नहीं दिखाई देता।
हमको दूसरे यानी तो हमें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती। तो मैं कोई बड़ा या कोई तोपचंद नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा कोई ज्ञाता हूँ। लेकिन मैं शोषित होने के लिए तैयार हूँ कि आप अपनी यदि कृति आप मेरे पास भेजें तो मैं उसको मैं उसके ग्रामर और कुछ हद तक छंद वगैरह में मैं उसको देख सकता हूँ। तो एक आपका समांतर रूप से वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने किसी को दिखाया है और इसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। मुझे इसकी कोई वो नहीं कि अच्छा इसका कोई मुझे पारिश्रमिक भी नहीं चाहिए मेरे को और ना ही कुछ चाहिए। मुझे तो ये लगेगा क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में वो विकृतियाँ जो वो ही रही आती हैं। तो शायद जिस दिन आपकी किताब पब्लिश हो जाएगी उसमें 10-12 गलतियाँ, 20 गलतियाँ होंगी या छंद गलत हो गया, नाम गलत होगा, कुछ होगा, तो वो जीवन भर लिए आपको पेन से सुधारना पड़ेगा उसको। वो सुधारना ना पड़े, कुछ गलतियाँ कम हो जाएँ, मैं शोषित होने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी आप लोगों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूँ और लगे हाथ ये भी मैं कि अरुणा जी ने इतने संपन्न और इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय इस मंच पर, इस पटल पर मुझे बुलाकर आमंत्रित किया। मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ उनको और जो यहाँ जिस ढंग से उपस्थिति हुई है, मैं कुछ नाम मेरे को दिख रहे थे लेकिन मैं हो सका तो उनसे फ़ेसबुक पर और इसी माध्यम से मैं बात करूँगा और मैसेंजर पे बात करूँगा और उन्हें आभार अपना व्यक्त करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आखिर तक जुड़े रहे और जो अल्प समय के भी लिए जुड़े हैं क्योंकि पाबंदियाँ समय की पाबंदियाँ सबके लिए होती हैं। मैं सबको बहुत-बहुत उनके प्रति आभारी हूँ, खास तौर पर अरुणा जी। आ रहा है कि आप अभी रचना और सुनाएं और मैं तो 2 लाइन कहती हूँ। एक किताब मुझे कल मिली है सत्येंद्र सेंगर जी की, उसमें मुक्तक लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए कि नहीं सीमाओं का बंधन, कि नहीं सीमाओं का बंधन, हवा है हम तो फैलेंगे। नहीं है क्या सीमाओं बात का है! बंधन, हवा है हम तो फैलेंगे। समंदर की तरह पूनम के चंदा से भी खेलेंगे और किताबों से मोहब्बत बढ़ के हम तुम्हें छू लेंगे। हमारा हक जहाँ होगा, हमारा हक जहाँ हुँ, होगा, वहाँ बढ़ के हम ले लेंगे, वहाँ बढ़कर क्या हम बात ले है! लेंगे। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है और मैं चाहूंगी कि आप कोई एक रचना जरूर सुनाए क्योंकि लोग आपको सुनना चाह रहे हैं और मैं जाना देना मैं नहीं चाह रहे हैं, इसलिए लोग आपको सुन रहे मैं हैं तो मैं मैं एक रचना सुनाना चाह रहा हूँ, वो मिल जाती तो बहुत अच्छा है। वो बसंत ऋतु की रचना है और उस रचना को मैं सुनाना चाह रहा हूँ मैं, वो यदि मिल जाती है तो मैं ज़रूर सुना देता हूँ। क्योंकि 1 मिनट में देख देख लेता हूँ मैं। वो उस ऋतु की रचना है, 1 मिनट। चलिए आपके दोहे तक मैं लेती हूँ ना यहाँ पर सर। हाँ, हाँ, बस ये सुना दी जब तक मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं। जी, कि आप जब गैरों से तक जी, बिल्कुल सर मैं सुनाती हूँ तब तक कि जी, गैरों से ज़रूर। मत खोलिए अपने मन के भेद, भेदी तुम्हें डुबोएगा ज्यों किस्ती का छेद। गुणी प्रशंसा प्रेम की करते नहीं पसंद, वहीं शुरू से दुष्ट की रही प्रशंसा बंद। और कहती हूँ कि घर वाले भी आजकल बन जाते हैं गैर, घन से करते दोस्ती क्या बात है! अपनेपन से बैर, अपनेपन से बैर। और जब आपके मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं तो मित्रों के लिए कहती हूँ जी, चाहे मित्र विपन्न हो अथवा हो संपन्न, खुशी बांटती मित्रता दुख में रखे प्रसन्न, दुख में रखे प्रसन्न। और वाकई में एक दोहों में बहुत ही सुंदर बात है। जी। हाँ, जी। जी जी, जी, मैं सुनाए
आप बोले तो मैं सुनाता हूँ। देखिए, एक विशेष रचना है और ये आपने कहा, मुझे लग रहा है सारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी। बसंत ऋतु का आगमन हो गया, बसंत पर ये मेरी रचना है। इसे आप पूर्णका बोलें, सजल बोलें, गजल बोलें, कविता बोलें, गीत बोलें, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। सभी फॉर्मेट पर बिल्कुल सटीक उतरेगी। यानी एक ऐसी रचना है जो गजल भी है, गीत भी है, कविता भी है। और इसमें जो तुकांत की बात आती है, रदीफ काफिया की बात आती है, तो मैंने एक ही तुकांत को 16 बार उपयोग किया है। हर एक अंतरे में 2 बार एक ही तुकांत आया हुआ है। जरा गौर करें। और बहुत छोटी सी बहर का ये एक गीत है कि नववधु रूपी धरा, नववधु रूपी नववधु रूपी छटा फिर से दिखाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, नववधु रूपी धरा फिर से लजाई है। तो इसे मुखड़ा माने या इसे अपन मतला बोल सकते हैं। तो टेसुओं के रंग ने भीगे हर अंग ने, रंग अंग देखते जाइए आप। टेसुओं के रंग ने भीगे हर अंग ने, दिलों की दीवानगी फिर से बढ़ाई है। साथियों के संग ने भरी भंग ने, साथियों के संग ने भरी भंग ने, चाहना चमकने की फिर से दिखाई है। काया की उमंग ने, काया की उमंग ने, मोह के विहंग ने, काया की उमंग ने, मोह के विहंग ने, ख्वाहिशों की पालकी फिर से सजाई है। प्रेम रूपी भृंग ने, प्रेम रूपी भृंग ने, यौवन के श्रृंग ने, प्रेम रूपी भृंग ने, यौवन के श्रृंग ने, एक नई लीक आज फिर से बनाई है। आंतरिक अनंग ने, आंतरिक अनंग ने, प्रीत की पतंग ने, आंतरिक अनंग ने, प्रीत की पतंग ने, आस उड़ने की आज फिर से दिखाई है। और बंसी ढोल चंग ने, बंसी ढोल चंग ने, मंजीरे मृदंग ने, बंसी ढोल चंग ने, मंजीरे मृदंग ने, थाप मस्ती की आज फिर से सुनाई है। और एक और पद देखें कि फागुनी मलंग ने, मलंग होता है फागुन तो बिल्कुल अलमस्त मौला। फागुनी मलंग ने छिड़ी रंग जंग ने, फागुनी मलंग ने छिड़ी रंग जंग ने, खुशी की फुहार आज फिर से उड़ाई है। और अंतिम पद देखें कि मौसम की तरंग ने, मौसम की तरंग ने, प्रकृति के ढंग ने, बसंत का ढंग कुछ और ही होता है। तो मौसम की तरंग ने, प्रकृति के ढंग ने, सरिता बसंती आज फिर से बहाई है, सरिता बसंती आज फिर से बहाई है। ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, नववधु रूपी धरा फिर से लजाई है, नववधु रूपी धरा फिर से लजाई है। और ये एक, इसको कहते हैं छंद। मेरा मतलब ये है कि कसा हुआ छंद। और ये सब होगा जब आप लगातार अध्ययन करेंगे और रिसर्च करेंगे, आप छंदों को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के छंद को पढ़िए आप सतसई के दोहे पढ़िए, आप पद्माकर को पढ़िए, आप सेनापति को पढ़िए आप। वहीं यदि आप कुछ अलग हट के पढ़ना चाहते हो, निराला जी को पढ़िए आप, महादेव जी को पढ़िए आप। तो जब ये पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा। फिर उसमें देखिए आपने मैथिली शरण गुप्त को बहुत पढ़ा होगा, पंचवटी पढ़ी होगी, तो आप उनको पढ़िए और देखिए कि ये कैसा लिखा जाता है। तो यही मैं सब लोगों से, जितने नवांकुर हैं, जितने नए साहित्यकार हैं, यदि मेरी बात उन तक पहुंच रही हो तो मैं सभी से बोलूंगा कि लिखना की जल्दबाजी ना करें, पहले अध्ययन करें उसके बाद लिखें। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। अब समाप्ति की ओर चलती हूँ। तो जब मैं बात करती हूँ, इतनी सुंदर शानदार हमारी सार्थक परिचर्चा, जिसमें बहुत कुछ सीखने और सुनने का आज हमें अवसर मिला है, तो ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ हम आदरणीय विजय तिवारी किसलय जी को, और साथ ही जुड़े श्रेष्ठ साहित्यकारों को जो उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन सबकी उपस्थिति का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ। क्योंकि अगर श्रोता न जुड़े तो ये जो आनंद है, ये परमानंद नहीं हो सकता। तो आज तक की प्रत्येक की उपस्थिति को, अभय शर्मा जी यहाँ जुड़े हैं, अभय कुमार आनंद जी जुड़े हुए हैं अभी, शिवांश सरल जी की उपस्थिति है, सत्यदेव सोनी जी की, श्वेता सिंह जी की, रेखा शर्मा जी की, भूदत्त शर्मा जी की उपस्थिति है। बहुत हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ। और चंद लाइनों से ही मैं
चाहूंगी। और ज्ञानवर्धक साक्षात्कार बिल्कुल आप सबकी कुमार सुरेंद्र सागर जी जैसे साहित्यकार जब उपस्थित होते हैं, भूदत्त शर्मा जी जैसे, शांति दूत जी जैसे व्यक्तित्व जब हमारे साथ यहाँ पधारते हैं तो वो व्यक्तित्व ही है। सभी की उपस्थिति का मैं हार्दिक हार्दिक अभिवादन करती हूँ। और रस मंजरी साहित्य सृजन पटल आज निश्चित ही बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो ऐसे विशिष्ट साहित्यकारों को लेकर आता है। मेरा कोई अपना वो नहीं है। हमारे इस पटल पे ऐसे साहित्यकार आते हैं, शुद्ध साहित्यकार आते हैं, और मैं नवांतुक को भी लाती हूँ क्योंकि हमें उनको भी आगे बढ़ाना है। तो दोनों साहित्यकारों की उपस्थिति से हमारा ये पटल धन्य होता है। और साहित्य की अदालत, बघेली बिरवा, शख्सियत विशेष, साक्षात्कार, महिला शक्ति विशेष, ऐसे साक्षात्कारों से जो अलग अलग श्रेणी में डिवाइड है, तो उन सब से हम कुछ सीखते हैं और आप सबसे जुड़ते हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की। मैं 2 ही लाइन कहूँगी और आप सबसे विदा लेती हूँ कि लहरें भी समुंदर पर, लहरें भी समुंदर पर कितना बाबाल मचाती हैं, लहरें भी क्या बात। समंदर पर कितना बाबाल मचाती हैं, बढ़ती है आगे तो, बढ़ती है आगे तो कोई बाधा रोक न पाती है, बढ़ती वाह वाह है वाह। आगे तो कोई बाधा रोक न पाती, देश विदेश की सीमा भी इनको ना भाती है, देश विदेश की सीमा भी ना इनको भाती है, उठती है जब जब ऊपर, उठती है जब जब ऊपर तबाही साथ लाती है, उठती है जब जब ऊपर तबाही साथ लाती है, लहरें भी समंदर पर कितना बाबाल मचाती है। और ये लहरें जब मन की वेदना से किताब के पन्नों तक आती हैं तो मैं आखिरी लाइन को परिवर्तित करती हूँ कि लहरें भी समंदर पर कितना बाबाल मचाती है, दुख सुख के अनुभव को पन्नों पर लिख जाती है, पन्नों पर लिख जाती हैं। तो बहुत धन्यवाद। और आज मैं चाहूंगी अब आप कहें, आभार करें और मैं समाप्त करती हूँ। जी, किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म, किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म, अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। तो मैं मानवता को प्रणाम करता हूँ और यही मानवता है और यही इंसानियत है कि आज अरुणा जी ने हमें बुलाया और आप जितने यहाँ श्रोता बंधु हैं सभी बैठे हैं, भगनियां हैं, भगनी हमारी सभी बैठी हुई सुन रही, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने अच्छे तरीके से 1.5 घंटे से आदरणीय अरुणा पाठक जी और हमारे बीच की जो वार्ता चल रही है और आप लोग सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों के प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही मैं भी अपने श्रेष्ठ सुधी साहित्यकारों की उपस्थिति का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। ये बड़ा गौरव है कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक इतने सारे श्रोतागण की उपस्थिति, पाठकगण की उपस्थिति, और ये सब ऐसे महनीय और साहित्यकार हैं जिनकी उपस्थिति इस पटल पर जरूर होगी। ऐसे सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को धन्यवाद देते हुए, अभिवादन करते हुए मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। फिर मिलती हूँ पुनः किसी श्रेष्ठ साहित्यकार के साथ। अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।